तो दोस्तों, जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, हम लोग आगे से नए टॉपिक को शुरू करेंगे और हमने उस टॉपिक को बताया भी था कि वो वेक्टर कैलकुलस होगा। तो आज हम उस टॉपिक को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी खिंच जाए, 40 से 45 मिनट के आसपास। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि उतनी लंबी खींचे ना, उससे अच्छा हम इसे दो छोटे छोटे वीडियोज में बना सकें, ताकि आप आसानी से पूरा देख भी सकें और इंटरेस्ट भी बना रहे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे वेक्टर कैलकुलस। तो अब इसमें कुछ चीज़ें, वैसे तो मैं सबसे पहले इसमें जो टॉपिक शुरू करूँगा वो होगा ट्रिपल प्रोडक्ट्स। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम जान लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो पहली चीज़ ये है कि जब भी, अब चूंकि ये वेक्टर कैलकुलस है तो इसमें हम लोग जब भी बात करेंगे तो वेक्टर्स की बात करेंगे। वो हमारी सबसे बेसिक चीज़ होगी। उसी के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या कोई और चीज़ होगी तो उसको हम इन्हीं वेक्टर्स के ऊपर करेंगे। तो ये हो गई। और अगर मैं कहीं वेक्टर ए लिखता हूँ या वेक्टर बी लिखता हूँ या सी लिखता हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि आप इसको अपने मन में बिठा के रखिए कि ये इस फॉर्म में होता है। मतलब इसके कंपोनेंट्स होंगे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। इसे जहाँ यूज करना होगा वैसे तो मैं बताऊंगा, जहाँ हम यूज करेंगे हो सकता है मैं लिखूं भी, लेकिन अगर आप इसे पहले से थोड़ा जाने रहेंगे, अपने मन में इसे रखे रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बी को उसी फॉर्म में हम लिख लेंगे आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। इसी तरह सी को भी लिख लेंगे, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, C1 C2 C3 होगा, तीनों कंपोनेंट्स। तो ये चीज़ें हो गई। और एक जो वेक्टर को लिखने का जो फॉर्म होता है, वैसे तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ए, वेक्टर ए, लेकिन इसको हम और क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, उसमें एक डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमने उसको इसके फॉर्म में लिख दिया मॉड ए, और वो डायरेक्शन क्या होगा, ए कैप। अब ये होगा यूनिट वेक्टर। इसका काम ही होगा बेसिकली डायरेक्शन को बताना, और ये मैग्नीट्यूड का उसमें हम मल्टीप्लाई करके, अब चूंकि ए वेक्टर होगा कोई यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, वो एक डायरेक्शन बताएगा, और उसमें हम अगर मॉड ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर आ जाएगा वो होगा ए वेक्टर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखने का मेन पर्पज़ यही है कि आप वेक्टर को इस फॉर्म में भी याद रखें। हो सकता है वो आगे की क्लासेज में यूज हो। तो चलिए हम लोग अपना ट्रिपल प्रोडक्ट शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लें कि ये दो टाइप का होता है। एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए, तो ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है बेसिकली, उसके बारे में बात करें तो जैसे अभी तक हम लोगों ने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखा, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट्स देखें, तो उसी तरह इसमें हमारे पास होंगे कुल 3 वेक्टर जिस पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस लगाएंगे। वो डॉट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, दो क्रॉस प्रोडक्ट होंगे या एक डॉट एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो वो सारी चीज़ें होंगी इसमें, जो हमारे ऑपरेशंस होंगे वो होगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें होंगी। अब इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा अपना, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का होता है और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का होता है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लें। और तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं इस फॉर्म में मॉड ए। जैसे हमने दो वेक्टर्स लिए, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं कॉस थीटा, और हम कहते हैं थीटा की वैल्यू जो है 0 से 90 डिग्री के भीतर होती है। ये सही है, ठीक है। अब लेकिन हमारा इस जो ये लेक्चर है, इसका मेन पर्पज़ ये है कि मतलब
इन सारी चीज़ों को समझना, इनके बेसिक्स को, ये क्या बताना चाहते हैं। इसमें हमारा जो मेन पर्पज़ होगा, हम उसको ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें पता है कि इतना होता है a डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, लेकिन ये इसका कुछ मीनिंग भी होता है, क्या प्रेजेंट करता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चूँकि अभी ये जो क्लास होगी इसमें हम अभी जो ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसमें तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में जो इस क्लास में जो ज़रूरी है वो है हमारा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है आज के लेक्चर के लिए। बाकी मैं अगली क्लास में इसके बारे में भी, इस डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी बात ज़रूर करूँगा। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है, कुछ बताता है कि नहीं, इसकी क्या ज्योमेट्री होगी या जो भी होगी। तो इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं। इसका फार्मूला ये होता है, हम लोग लिखते हैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एक हम एन कैप लगाते हैं। बेसिकली ये होता है, और मैं बात करूँगा एन कैप के बारे में। तो हम इसका मतलब क्या निकालते हैं, हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम कहते हैं कि जो वो नया वेक्टर बन के आता है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो बेसिकली वहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर ये एन है, ये उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। मतलब ए और बी जिस प्लेन में है, अगर ए और बी मान लीजिए कि इस पेपर के प्लेन में है, ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए, हमने मान लिया इसके बीच में कुछ एंगल थीटा है, ये 90 नहीं है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो जो नया वेक्टर आएगा अगर हम उसे सी कहें तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब वो ऊपर भी हो सकती है परपेंडिकुलर और नीचे भी हो सकती है। तो वो डायरेक्शन तो हम देख लेंगे जब हम, जैसे अभी हम यहाँ से बात करें तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लेन के आउटवर्ड होगी, और जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी प्लेन के। तो ये बातें हो गई। ये तो हो गया बेसिक हमारा इसका मतलब क्या होता है। अब हम जानेंगे कि ये मतलब ज्योमेट्रिकली कोई ज्योमेट्री कोई शेप कुछ रिप्रेजेंट करता है, या कुछ चीज़ ऐसी चीज़ जो हमें नहीं मालूम हो वो रिप्रेजेंट करता है, या बस इसका यही मतलब है। तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। अब हमने दो वेक्टर बना लिए, वेक्टर ए वेक्टर बी। अच्छा, अगर ये हमने इसे वेक्टर बी बोला है तो, और इसे हमने ओरिजिन माना है ओ, तो इस आर्म की जो लेंथ होगी वो होगी मॉड बी। हमने बताया था कि वेक्टर बी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मॉड बी बी कैप, यानी डायरेक्शन तो बी कैप होगी लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो मॉड बी होगा। तो इसका मॉड बी हो जाएगा, इसका मॉड ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक, अब अगर हम इसे मिला ले, एक ट्रायंगल बना ले बेसिकली, तो और हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, और उसको हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेट करेंगे, बेसिकली वही हमारा पर्पज़ है। तो देखते हैं आइए। तो किसी भी ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसको हम लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही बेसिक फार्मूला होता है। तो ठीक उसी तरह मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ठीक उसी तरह इस ट्रायंगल में देखिए हमारा बेस तो है मॉड बी, ये पूरा। अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो अब हम ये जो हमारा नया ट्रायंगल बना है ये वाला, मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पे। क्योंकि हमें हाइट तो पता नहीं है, हमें हाइट निकालना, हमें ये आर्म पता है, ये मॉड ए है, और ये कुछ होगा हमें उससे नहीं मतलब है, हमें इस वाले से मतलब, हमने इसे एच मान लिया। अगर हमें एच पता हो जाए तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा, क्योंकि बेस तो हमें पता ही है मॉड बी, और हाइट का खेल है। और
तो हाइट के लिए, और ये एंगल हमने दिया हुआ है थीटा। तो अब इस ट्रायंगल में ऐसी क्या आइडेंटिटी यूज करें कि एच और ए दोनों रिलेट हो जाएं एक साथ। तो हम साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर है हमारा एच, हाइपोटेन्यूज है मॉड ए, ये हो गया साइन थीटा। तो यहाँ से एच बराबर मॉड ए साइन थीटा हो गया। अब हम अपने इस फार्मूले पे फिर से आते हैं, ये जो है तो ये था एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा। अब हम पूरा यहाँ पे लिख दें, हम 1/2 बेस हमने कहा था कि मॉड भी है, और हाइट को अभी हमने निकाला है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मॉड ए साइन थीटा। यानी जो एरिया है ये हो जाएगी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है। अब ये फॉर्मेट थोड़ा पहचाना सा लग रहा है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी होता है, लेकिन इसमें अपॉन में 2 है। तो इसको हटाने के लिए हम इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस चीज़ में, तो ये पूरा चीज़ बन जाएगा ये हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है उसको हम इस फिगर से फिर से देखते हैं। चूँकि हमारा ये जो ट्राइंगल था ये वाला, इसकी एरिया हमने अभी निकाली है, वो आया था इतना, हाफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। हमने इसको अगर 2 टाइम्स कर दिया तो इसका मतलब है हमने इस आर्म को थोड़ा और बढ़ा के इसको इस तरह बना लिया। यानी जितना इस ट्रायंगल का, हमारे पुराने वाले ट्रायंगल का, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, यानी जितना हमारे इस पुराने वाले ट्रायंगल का एरिया था, हमने सेम उसी एरिया का एक ट्रायंगल इस तरह बना लिया, जिसमें ये वाली आर्म और ये वाली दोनों बराबर है, और ये वाली बराबर। यानी कि इसको भी हम वेक्टर बी से लिख सकते हैं। अब डायरेक्शन तो हम देख लेंगे उसमें कि क्या है क्या नहीं, और इसको हम ही वेक्टर ए से लिख सकते हैं। यानी इसका भी जो लेंथ होगा वो मॉड ए होगा, और इसका लेंथ जो होगा वो मॉड बी होगा, और इसका एरिया भी वही सेम आएगा। तो 2 टाइम्स करने का मतलब है हमने इस पूरी चीज़ की एरिया निकाल ली। अब गौर से देखेंगे तो ये क्या चीज़ है, ये है हमारा पैरेललोग्राम। ये पूरा, मैं इस पूरे की मैं बात कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम। मैं इसको थोड़ा साफ से थोड़ा लिख लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये जब 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी चीज़ हो जाएगी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये हो जाएगी। और ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये कर रही है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये चीज़ हमें जाननी ज़रूरी थी, इसीलिए इस पूरी चीज़ को डिस्कस करने का पर्पज़ यही था कि ये हमें पता हो कि हमारा ये जो ये चीज़ है वो रिप्रेजेंट क्या करती है। सॉरी, यहाँ पे साइन थीटा होगा, साइन थीटा एन कैप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ इस फार्मूले में तो एन कैप है और यहाँ पे एन कैप नहीं है इस पूरी यहाँ चीज़ में। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज़ की मॉड ले लें तो बात वही हो जाएगी, मॉड ए मॉड बी तो रहेगा ही, साइन थीटा, चूँकि थीटा 0 से 90 के बीच में है तो वो तो पॉजिटिव होगा। अब इस एन कैप का मॉडुलस तो हम जानते हैं 1 होगा, तो उसको हम नहीं लिखते। अब ये पूरी चीज़ जो है ये रिप्रेजेंट करती है इस पैरेललोग्राम का एरिया। हम उसको
इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये वेक्टर है वो हमारा शो करेगा एरिया वेक्टर। चूँकि ये तो एक डिबेटिकल चीज़ है कि एरिया हमारा वेक्टर होता है कि स्केलर होता है। कहीं-कहीं हम इसको स्केलर कहते हैं, कहीं-कहीं हम इसको वेक्टर कहते हैं। चूँकि हम अपने फिज़िक्स में जहाँ भी हमें जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट होता है या जो कुछ भी होता है, अमूमन हम उसमें उसे वेक्टर ही मानते हैं। और मैंने थोड़ा नेट पे सर्च वगैरह भी किया, तो वहाँ पे हम जो मेन उनका डिफ़रेंस करने का तरीका था वो ये था कि मतलब अगर वो ज़्यादा बड़ा एरिया है, जैसे हमारा फील्ड हो गया, तो उसमें जो है डायरेक्शन नहीं होगी। अगर छोटा एरिया है, डीए है या छोटा एरिया है कंपैरिजन में, तो हम उसको वेक्टर ले सकते हैं। अब इस एरिया वेक्टर का यूज आपको ख्याल होगा, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा होगा, तो उसमें एक जगह होता है फ्लक्स, वो होता है ई डॉट ए या एस। एरिया को हम एस से भी शो करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये अगर एरिया का डायरेक्शन है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो आती है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही हमारा होता है फ्लक्स। तो ये देखा हुआ है कि हमने एरिया मतलब हमने इसको यूज किया हुआ है कहीं न कहीं, हमने बस उस टाइम ध्यान नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे हमने जो एरिया लिया है उसमें हमने वेक्टर फॉर्म में लिया। तो बेसिकली वही चीज़ है, हम आगे जब भी यूज करेंगे तो हम उसको एरिया को वेक्टर फॉर्म में ही लेंगे। तो ये चीज़ हो गई। मतलब ए क्रॉस बी जो रिप्रेजेंट करता है वो मैग्नीट्यूड, तो पैरेललोग्राम का एरिया तो रिप्रेजेंट ही करता है। ये जो डायरेक्शन है ये उस एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़। अब आइए हम लोग जो आज शुरू करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो उसमें हमने 2 टाइप्स बताई। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 3 वेक्टर के बीच में अगर हमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे तो 3 इसके वो बन सकते हैं। एक में हम तीनों में डॉट कर दें, एक में हम तीनों में मतलब दोनों के बीच में हम क्रॉस कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें, और एक में हम इन तीनों के बीच में एक के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा दें और एक के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें। लेकिन जो हमारी किताबों में दिया हुआ है वो बेसिकली हमें इन 2 टाइप्स का ही दिया हुआ है। इसका हमें कहीं पे उसका ज़िक्र नहीं हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। बाकी नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है। हम इन दोनों के बारे में तो हम डीपली मतलब बहुत सही तरीके से पढ़ेंगे ही, ब्रीफली पढ़ेंगे ही, लेकिन हमें इसको भी जान लें कि ये क्या चीज़ होती है। तो हम अगर लिखते हैं ए डॉट बी डॉट सी, चूँकि हमने बात की थी पहले ही कि हम अगर ये लिखें तो हमें अपने मन में ये मान के चलना है कि इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक वैसे बी का भी होगा, सी का भी होगा। तो हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये, अब उसको और अच्छे से करने के लिए हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दें। तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इस चीज़ को ऐसे लिखें या इस चीज़ को हम सी डॉट ए से लिखें, तो इसका क्या, ये चूँकि हम आगे इसको इस फॉर्मेट को, ये जो ब्रैकेट लगाया है उसके बाद उसको आगे पीछे किया हुआ है, इसको हम जब अभी स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका यूज करेंगे। तो देखते हैं, अभी इसको देखते हैं। तो हम पहला फॉर्म लेते हैं, ये जो इस तरह का है। तो चूँकि ये दोनों वेक्टर हैं और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये जो बाद में बन के आएगी क्वांटिटी वो होगी स्केलर होगी। वो जो भी चीज़ बन के आएगा, क्योंकि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो तो स्केलर ही होता है। तो ये स्केलर बन के आएगा। और स्केलर मतलब कोई, जैसे कोई नंबर हुआ या कोई कुछ चीज़ हुई, तो उसको हम ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हमारा वेक्टर ही बना रहेगा। वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन तो वेक्टर ही होता है। ये तो कोई मतलब डाउट वाली बात नहीं है। चाहे जैसे हमारा ये स्केलर कुछ मान लीजिए बन के आया 3, तो 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही रहेगा। मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो रहेगा तो उसका फाइनल फॉर्मेट जो रहेगा वो तो वेक्टर का ही रहेगा। तो यहाँ से जो बन के आएगा वो हम मान लेते हैं, ये जो नया चीज़ देगा वो हमें वो होगा x होगा। तो ये जो बन के आएगा वो होगा x इंटू मॉड ए।
तो बेसिकली इस जो डॉट प्रोडक्ट, ये जो हमने 2 डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के बीच में यूज़ किया है, उसका फाइनल रिजल्ट होगा एक वेक्टर ही होगा वो। और अब हम ये देखना चाहें कि ये तीनों जो हमने इस 3 फॉर्म में लिखा है, एक बार ब्रैकेट को हमने यहाँ पे लिखा है, एक बार ब्रैकेट को हमने यहाँ पे लिया है, ये क्या तीनों एक ही चीज़ है या तीनों अलग-अलग चीज़ें? अब चूँकि हम तो ये जान चुके हैं कि ये फाइनल इन तीनों का एक वेक्टर ही आएगा, एक सिंगल वेक्टर ही होगा वो सिंपल फॉर्म में। तो अब हम इसको थोड़ा ये भी देख लें, क्या ये तीनों चीज़ें एक बराबर होंगी? चूँकि ये चीज़ हम आगे करेंगे, जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को चेक करेंगे वहाँ पे भी कि तीनों चीज़ें एक बराबर होती हैं या नहीं। तो उसको हम अभी से अगर जान लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो अब हम इस फॉर्म को लें, अगर ए डॉट बी, हमने इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा दिया है और इसका प्रोडक्ट हमने इससे किया है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये भी हमारा कोई स्केलर ही होगा, हम उसे वाई कह लेते हैं, और ये हमारा सी से डॉट प्रोडक्ट होगा। सी से डॉट प्रोडक्ट का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, चूँकि ये स्केलर है तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये वाई सी हो जाएगा। और ठीक उसी तरह अगर हम इसको लें तो इसमें भी ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले डॉट प्रोडक्ट करके जेड हमें दे देंगे, माना कोई ए स्केलर क्वांटिटी होगी, और उसका हम मल्टीप्लिकेशन बी में कर देंगे। तो हम यहाँ पे पाते हैं कि हमने तीनों ये जो चीज़ें मल्टीप्लाई की हैं, एक बार हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये पाया, हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये पाया, इसको हमने यहाँ पे, तो हमने जो चीज़ें पाई वो है एक्स ए, वाई सी और जेड बी। अब ये तीनों चीज़ें बराबर तो नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे सी वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, तो ये तीनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। तो ये हुआ हमारा 3 वेक्टर्स के बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। चूँकि इसका बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, इसलिए शायद हमें लगता है किताबों में भी नहीं दिया होता। हमारा यहाँ पे लिखने का पर्पज़ यही था कि इसका क्या मतलब होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और ये तीनों चीज़ें जो हमने लिखी हैं ये हम आगे यूज करेंगे। अच्छा, हमारा यहाँ पे लिखने का जो वो है स्टाइल है, वो देखिए, ए के बाद हमने बी को लिया है, बी के बाद सी को लिया है, और ठीक उसी तरीके से, यानी कि ए के बाद बी ही आएगा। यहाँ पे भी देखिए, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद भी अगर कुछ आएगा तो वो ए ही आएगा। यानी हम ए बी और सी लिखते हैं तो ए के बाद बी को आना है, बी के बाद सी को आना है, सी के बाद ए को आना है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें तो ऑर्डर कोई मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। डॉट प्रोडक्ट तो ऑर्डर अलग भी कर देंगे तो वो मतलब बराबर ही होगा, लेकिन ये चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट में होता। अब चाहे आप इसे ऐसे लिखें, ये भी बराबर होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ये बराबर होगा बी डॉट ए के। बात वही है, चाहे आप ऐसे जाएं चाहे आप, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट के मामले में ये चीज़ सही नहीं है, ये इसके बराबर नहीं होगा। मैग्नीट्यूड में तो हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन में, चूँकि इसमें जो है यहाँ पे बी क्रॉस ए, ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं होंगी। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे इसका यूज होगा, तो उसको हम अभी से देख ले रहे हैं। क्यों नहीं होगा ये दोनों बराबर? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन, अब चूँकि इस वेक्टर में एक एन कैप भी आता है, अगर आपको याद होगा, तो वो इन दोनों में अलग अलग हो जाएगा। एक हमने बताया था प्लेन के ऊपर होता है, एक प्लेन के अंदर होता है, उसको हम डॉट से ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट इस सर्कल के अंदर। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो जाएंगी। अब चूँकि वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हम देखते हैं। मैग्नीट्यूड तो इन दोनों का बराबर ही होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो अलग अलग होगा, इसलिए हम उसे अलग अलग वेक्टर कहेंगे। तो ये चूँकि दोनों चीज़ें बराबर नहीं होंगी, ठीक, तो ये चीज़ें थी। इसका बताने का पर्पज़ यही था कि इसे हम आगे यूज करेंगे, तो अभी से हम इसे देख लें। तो हमने बताया ट्रिपल प्रोडक्ट 2 प्रकार का होता है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो आज हम जो चीज़ देखेंगे वो होगा हमारा, सबसे पहले वो होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसको लिखते क्या हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, उसको हम आगे देखेंगे। अभी इसको हम जनरली लिखते हैं एक वेक्टर, हम तीनों लिख ले रहे हैं, एक जगह हम डॉट
प्रोडक्ट का यूज करते हैं, इस जगह हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, और हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो बेसिकली हमने बताया था, हम ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जब शुरू में बात किए थे हमने, तो हमने वहाँ पे बात की थी कि हम 3 वेक्टर लेंगे, उनके बीच अलग अलग ऑपरेशंस लगाएंगे, कभी दोनों डॉट प्रोडक्ट होंगे, कभी दोनों क्रॉस प्रोडक्ट होंगे, कभी एक डॉट एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, वो जो एक डॉट एक क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मेट है, उसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो दोनों डॉट प्रोडक्ट वाला था, तो उसके बारे में तो कहीं किताबों में भी मेंशन नहीं होता, तो उसको हम कोई नाम से नहीं जानते। लेकिन अब आगे दोनों क्रॉस प्रोडक्ट वाला और एक डॉट एक क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का नाम अलग अलग होगा। इसको हम स्केलर कहते हैं, और ये जब दोनों ये क्रॉस प्रोडक्ट होंगे तो इसको हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, अभी हमने जो ब्रैकेट वाली बात की थी वो चीज़ यहाँ पे आएगी। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं बी डॉट, सॉरी मैं इसको सही से लिख लेता हूँ, बी डॉट सी क्रॉस ए, ये इक्वल होगा सी डॉट ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे वो फॉर्मेट देखना, उसके ये जो फॉर्मेट हमारा ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो फॉर्मेट लिखा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ठीक उसी तरह बी के बाद सी, सी के बाद ए, और सी के बाद ए के बाद बी, वो फॉर्मेट है। यानी हमारा जो ये पूरा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ हमारा डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, मेन चीज़ ये है कि हम किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। हमारा ए के बाद बी को आना है, बी के बाद सी को आना है, ठीक इस तरीके से। ये जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा, ये नहीं कि बी के बाद ए आ जा रहा है, ए के बाद सी आ जा रहा है, तो वो मतलब उसमें जो है साइन चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव वगैरह हो जाएगा। तो अभी के लिए हम इतना जान ले कि ये इस ऑर्डर में चलेगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी। तो यहाँ पे देखिए, ए का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है बी क्रॉस सी से, और यहाँ पे हमने बी का डॉट प्रोडक्ट लिया है सी क्रॉस ए से, और यहाँ पे हमने सी का डॉट प्रोडक्ट लिया है ए क्रॉस बी से। और ये हमने दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर दिखाएं। ये कैसे हुआ, इसके बारे में हम भी बात करेंगे। और ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको तो लिखने का एक फॉर्मेट ये हो गया कि आपने एक जगह डॉट प्रोडक्ट दिखाया और ब्रैकेट लगा के आपने इसको शो किया इस तरीके से। इसको लिखने का एक फॉर्मेट और होता है, उसको हम इस ब्रैकेट से दिखाते हैं। उसमें हम केवल ऐसे लिख देंगे ए बी सी, उसका मतलब है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये बराबर हो जाएगा बी सी ए के। आप लोग फॉर्मेट ध्यान से देखिए, यहाँ पे बी सी ए है तो बी सी ए, यहाँ पे ए बी सी है तो यहाँ पे भी ए बी सी होगा, और ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पे है तो सी ए बी। फॉर्मेट हमारा यही है कि बी के बाद ए के बाद बी आए, बी के बाद सी, और सी के बाद फिर से ए आए, और ए के बाद बी। तो वही है, सी के बाद फिर से ए आया है, उसके बाद बी आया है। तो ठीक है, तो अब आइए इसको हम इसके फार्मूले को जानते हैं, और आगे हम सीखेंगे कि मतलब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, कोई चीज़ कोई ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करता है या नहीं। जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जाना था कि वो एरिया देता है पैरेललोग्राम का, आप वो ध्यान रखिएगा, उसका हम इसमें यूज करेंगे। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने अभी बात नहीं की है, हम उसको अगले क्लास में बताएंगे कि वो कुछ रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। लेकिन अभी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की थी, तो वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो आइए लिखते हैं, हमने लिखा था ए डॉट बी क्रॉस सी। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें बराबर कैसे हुई हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले तो इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं A1 आई कैप प्लस A2। मैंने बताया था जैसे हमें इसे मन में अपने इसको हमें ध्यान में रखना है कि हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इस पूरे चीज़ का डॉट प्रोडक्ट है किससे, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप, मैं यहाँ लिख लेता हूँ B3 के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है C1 आई कैप
C2 J कैप प्लस C3 K कैप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे फिर से उतार लेता हूँ, खास करके A1 वाले कंपोनेंट्स को। उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में तो हम लोग जानते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो एक फॉर्मेट तो होता है ए मॉड बी साइन थीटा, एक दूसरा फॉर्मेट जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। हम आई जे और के लिखते हैं, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। और उसके बाद हम पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख लेते हैं b1 b2 b3, फिर दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट लिख लेंगे c1 c2 c3। ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें तो ये बहुत ज़्यादा चूँकि लंबा हो गया तो इसे हम थोड़ा छोटा कर देंगे इस तरह से। अब चूँकि हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो जानते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है, तो मैं फिर से लिख लेता हूँ A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3, सॉरी यहाँ पे K कैप होगा, K कैप डॉट। अब देखिए, अब हमें इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, तो उसका तरीका तो हम लोग जानते ही हैं। जिस एलिमेंट को हम यहाँ ऊपर वाले रो में लेंगे, या यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो लेंगे उसके नीचे वाले को तो हम भूल ही जाएंगे। अब बचे दोनों रो में से हम पहले रो का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे इस वाले एलिमेंट से। तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, आई कैप, इसके नीचे वाले का भूल जाइए, सामने जो जे कैप है ये और के कैप है, अब इन्हीं के एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जिग जैग प्रोडक्ट होगा। B2 का C3 से होगा, B3 का C2 से होगा। उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, उसको बहुत ज़्यादा बताने का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे होगा B2 C3 माइनस B3 C2 ये हो गया हमारा आई कैप। अब माइनस जे कैप, अब हमें जे कैप को छोड़ के बाकी जो रो बचे हैं उनके एलिमेंट्स के जिग जैग में एक दूसरे के अपोजिट मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जे का हो जाएगा, दूसरे कलर से मैं लिख लेता हूँ, B1 C3 B3 C1। तो B1 C3 माइनस B1 C3 माइनस B3 C1। ठीक इसी तरीके से हम लोग के कैप का लिख लेंगे, तो के कैप का हो जाएगा B1 C2, इसको तो भूल ही जाना है, B1 C2 माइनस B2 C1। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सिंपल डिटर्मिनेंट्स ही है। इसको खोलने का, इसको ओपन करने का तरीका तो हमें पता ही है। मैंने यहाँ पे थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करी है, मुझे लगता है उसने थोड़ा और ही डाउट कर दिया होगा, लेकिन बेसिक चीज़ यही होती है कि जो भी हम यहाँ पे आई कैप लिखेंगे तो हमें उसके नीचे की चीज़ों को भूल जाना है। हमें बाकी बचे दोनों रो के पहले एलिमेंट का दूसरे रो वाले के सबसे नीचे वाले से और दूसरे वाले का इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में एक साइन होगा निगेटिव वाला। तो आइए हम देखते हैं। अब ये हमारा हो गया। अब इस पूरी चीज़ का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है इससे। अब चूंकि अगर हम यहाँ पे इसे हम अगर पूरा ओपन करेंगे तो ये बहुत लंबा ये पूरा हो जाएगा, और इसे याद करने में भी बहुत दिक्कत आएगी हमें। चूँकि ये तो बहुत सिंपल ही है, हम इसे यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बेसिकली हमें स्केलर क्वांटिटी ही देगी, कोई एक स्केलर क्वांटिटी होगी, लेकिन वो अच्छी खासी होगी। उसमें A1 के भी फॉर्मेट होंगे, वो मतलब A1 B2 C3 कुछ और करके काफ़ी लंबा वो हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज करते हैं। अब देखिए, अब वो ट्रिक ये है, अगर हम यहाँ पे दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये आई का कंपोनेंट है, ये जो चीज़ है ये आई का कंपोनेंट है, ये जे का कंपोनेंट है, ये के का है। तो डॉट प्रोडक्ट में आई से, जे से और के का के से, यही होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लिख लेंगे बिना ज़्यादा इसे सिंप्लीफाई किए, हम इसको लिख लेंगे A1 आई कैप का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे वाले से। यहाँ पे आई कैप है तो आई कैप तो कैंसिल ही हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो
बेसिकली ये हो जाएगा A1 B2 C3 माइनस B3 C2। एक ये हो गया पहला। अब देखिए यहाँ पे जो जे कैप है और यहाँ पे जो जे कैप है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A2 B1 C3 माइनस B3 C1। ठीक उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा A3 B1 C2 माइनस B2 C1। हमने यहाँ पे कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, हमने बहुत सिंपल किया है कि ये दोनों वेक्टर ही हैं, ये और ये पूरा वाला, ये पूरा दोनों वेक्टर ही हैं। अब दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो हम इसके आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और जे का जे से, के का के से। तो वो जो फॉर्मेट बन के आया है वो हमारा कुछ इस तरीके से आया है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ये जो फॉर्मेट है हमारा, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखिए, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B2C3 माइनस B3C1 है, यहाँ पे B2C3 माइनस है, और ठीक वैसे यहाँ पे भी B1C3 B3C1 है, यहाँ पे भी B1C3 है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आई कैप की जगह A1 आ गया है, यहाँ पे जे कैप की जगह A2 आ गया है, यहाँ पे के कैप की जगह A3 आ गया है। तो यानी इसको हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते। और ये क्या चीज़ थी, ये पूरी चीज़ थी इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंसन। तो हमने जो नई चीज़ बनाई है उसमें हमें केवल आई की जगह पे, आई कैप की जगह पे A1 रखना है, जे कैप की जगह पे A2 रखना है, के कैप की जगह A3 रखना है। और एक बात मैं और बता दूं, अब जब ये पूरा, जैसे अभी तो हम यहाँ पे इस पूरे डॉट प्रोडक्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक लगा के इसको हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में बदल दे रहे हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अगर ये इस वेक्टर का इस पूरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो जो फाइनल क्वांटिटी आएगी वो होगी एक स्केलर क्वांटिटी। वो कैसे? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे ये भी वेक्टर है, ये पूरा भी वेक्टर है, तो वो स्केलर क्वांटिटी आएगी। और हमने उसको अभी बहुत चतुराई से इस डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखना सीखा है। तो वो क्या होगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम पहले आई कैप लिखते थे, यहाँ पे जे कैप लिखते थे, यहाँ पे के कैप लिखते थे। अब उसकी जगह हमें A1 A2 A3 लिखना है। बाकी के सारे एलिमेंट जो इसमें हैं वही इसमें भी होंगे, तो वो होंगे B2 B3, सॉरी यहाँ पे B1 होगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ देखिए, याद रखने में कितना आसान है। एक डिटर्मिनेंट है जिसमें हमें सबसे पहले उस वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे जिसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, सबसे पहले वाला, और बाद में दोनों जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट वाले होंगे। तो याद रखना कितना आसान हो गया। अब हमने इसमें, ये हमारा फॉर्मेट जो था ये कुछ इस तरीके से था। हमने ए वेक्टर को बाहर रखा था और इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया था। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट बन के आया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसका डिटर्मिनेंट, तो उसमें हमने देखिए जो ये बाहर वाला था सबसे ऊपर उसको लिखा है, और ये जो अंदर का क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें आगे वाले को यहाँ पे लिखा है और पीछे वाले को यहाँ पे। तो एक ये चीज़ हो गई। अब हमने शुरू में लिखा था कि ये पूरी चीज़ बराबर है इसके B1 डॉट बी, ध्यान दीजिएगा, सॉरी B1 नहीं होगा, यहाँ पे A1 भी नहीं होगा, A होगा और B होगा। तो ये हो गया B, A डॉट और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और ठीक उसी तरीके से B, और ऑर्डर ध्यान दीजिएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद A आएगा। और हमने इस पूरी चीज़ को भी बराबर किया था C डॉट A, C के बाद A के बाद फिर B। अब हम इस यहाँ में वेक्टर के फॉर्म में, अब हम इसकी वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं।
अगर मैं इसमें से एक की वैल्यू, चूँकि अब अगर हम दोनों की निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक का दिखा दूँगा कि ये कैसे इसकी इक्वल है। तो उसके बाद आप उसी फॉर्मेट में आप लिख के सॉल्व करेंगे तो वो इसके भी बराबर आ जाएगा और फाइनली तीनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो अभी हमने देखा इस पूरे चीज़ को हम लिख सकते हैं A1 A2 A3। मैं बार बार इसको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए इसी तरीके से, C1 C2 C3। ये इस तरीके से हो गया। और अगर हम इस चीज़ को लिखेंगे तो हमने क्या बताया था, जो सबसे बाहर होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे B बाहर है, B1 B2 B3 और उसके बाद C है हमारा, यहाँ पे देखिए C है, उसके बाद A है, तो हम पहले C वाले को लिखेंगे C1 C2 C3 A1 A2 A3। ठीक है। अब हमें देखना है इन दोनों डिटर्मिनेंट्स में कोई समानता है कि नहीं है, या किसी तरीके से इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पूरी चीज़ है ये चल के ऊपर आ गई है, और ये वाली चीज़ तब जब यहाँ से ये ऊपर आएगी तो यहाँ से ये इस जगह आ जाएगी। उसके बाद फाइनल जो आया है उसमें हमने देखा है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा साफ से लिख लेता हूँ। कचरा हो गया। देखिए हम बात कर रहे थे कि ये जो ओरिजिनल हमारा डिटर्मिनेंट है और ये फाइनल है, इसमें फाइनल वाले में क्या चेंजेज हुए हैं कि ये हमारा दूसरा वाला बना है। तो देखेंगे यहाँ पे A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलम में था, B1 B2 B3 सेकेंड कॉलम में है, C1 C2 C3 थर्ड कॉलम में है। लेकिन यहाँ पे ये जो है B1 B2 B3 ये आ गया है फर्स्ट कॉलम में, इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ। और C1 C2 C3 आ गया है हमारे सेकंड कॉलम में। तो उसको कैसे किया जाए इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, एक डिटर्मिनेंट्स की थ्योरम होती है कि उसमें अगर हम जैसे एक हमारा कॉलम ये होगा, एक कॉलम ये होगा, एक ये होगा, इसे मान लीजिए हम 1 कहते हैं, दूसरी कॉलम इसे तीसरी कॉलम कहते हैं। तो उसका जो थ्योरम होता है कि किसी एक कॉलम का दूसरे से इंटरचेंज करने पर, जैसे हमने 2 को इंटरचेंज कर दिया 1 से, तो इसका क्या मतलब होगा, 2 ऊपर हो जाएगा और 1 जो है नीचे आ जाएगा। तो जैसे हमने इस चीज़ को एक बार में किया तो डिटर्मिनेंट्स की वो थ्योरम कहती है कि अगर हम किसी एक ये कॉलम होगा तो एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इवन बार इंटरचेंज करते हैं तो उसके साइन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर हम उसे ऑड बार चेंज करते हैं, मैं भी बता रहा हूँ इवन और ऑड का क्या मतलब है, तो उसके साइन में चेंजेज आ जाएंगे, वो प्लस की जगह नेगेटिव हो जाएगी। तो मतलब अगर आपने कॉलम 2 को कॉलम 1 से इंटरचेंज किया, यानी आपने एक बार इंटरचेंज किया, तो जो फाइनल बन के आएगा डिटर्मिनेंट्स वो पहले वाले के निगेटिव हो जाएगा। और अगर आपने एक की जगह आपने 2 किया, 4 किया, 6 किया, इवन बार किया आपने, तो इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, वो प्लस ही रहेगा। अगर आपने वही इंटरचेंज एक बार किया, 3 बार किया, 5 बार किया, तो वो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। तो वही चीज़ है। अब देखिए, अब उस थ्योरम का यहाँ पे यूज, अब आप सबने उसे पढ़ा ही होगा, उसका यूज अगर हम यहाँ पे करते हैं तो देखिए हम इसे कैसे, इस वाले को इसमें कैसे चेंज करेंगे। अब मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब जो हमारी थ्योरम थी वो कह रही थी कि, और ध्यान रखिए यहाँ पे कॉलम का इंटरचेंज कॉलम से ही होगा, ऐसा नहीं कि आप कॉलम का इंटरचेंज रो से कर दे रहे हैं, उसका तो कोई सेंस ही नहीं होगा। तो अगर आपने एक बार चेंज किया
तो वो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो पहले वाले का नेगेटिव होगा। अगर आपने 2 बार किया तो उसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा। यानी हमें ध्यान रखना है कि अगर हम डिटर्मिनेंट्स में रो से एक्सचेंज करते हैं या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं, तो उसमें अगर हम इवन टाइम्स इंटरचेंज करते हैं तो उसके साइन में कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर उसे हम ऑड बार चेंज करते हैं तो वही चीज़ उसके साइन को नेगेटिव बना देगी। तो हमारा पहला जो फॉर्मेट था वो था ये, और हमारा दूसरा जो फॉर्मेट था वो था ये, जिसकी हमने यहाँ पे लिखा था B1 B2 B3, C1 C2 C3, A1 A2 A3। अब यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुँचे, हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है। तो अगर हम एक इंटरचेंज लगाते हैं कि कॉलम, अब स्पेलिंग देख लीजिएगा, कॉलम 2 को हम इंटरचेंज करते हैं 1 से, ठीक है, तो उसको हम इंटरचेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं। अब जब कॉलम 2 को इंटरचेंज करेंगे ए से, तो ये वाली चीज़ पूरी ये ऊपर चली जाएगी और ये वाली चीज़ पूरी ये नीचे चली आएगी। तो ये हो जाएगा B1 B2 B3, और ऊपर वाली चीज़ इसकी जगह आ जाएगी A1 A2 A3 C1 C2 C3। अब लेकिन देखिए यहाँ पे हमने ऑड बार इंटरचेंज किया, एक बार हमने इंटरचेंज किया तो यहाँ पे साइन इसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे ये फाइनल बन के आया है, ये तो इसके बराबर नहीं है अभी। अभी तो जो फॉर्मेट है उसमें A1 A2 सबसे नीचे है, यहाँ पे तो बीच में है। तो इसके लिए हम अगर हम एक और ऑपरेशन करें, हम इसको करें कि कॉलम 2 को इंटरचेंज करें कॉलम 3 से, तो यानी ये वाली चीज़ यहाँ पे चली आएगी और ये पूरा चीज़ यहाँ पे चला आएगा। तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 और A1 A2 A3। ये हमारा पहले से माइनस लगा था और अभी हमने एक और इंटरचेंज किया है, तो ये माइनस माइनस, क्योंकि पहले बार हमने एक इंटरचेंज किया था, दूसरी बार भी हमने एक इंटरचेंज किया था, तो पहली बार की वजह से माइनस आएगा, दूसरी बार की वजह से एक और माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों माइनस माइनस बाद में प्लस हो जाएंगी, यानी इसके साइन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अब ये हमारी जो फाइनल चीज़ बन के आई है, ये इस फॉर्मेट में आई है। और ये कहाँ से बनी है, ये बनी है इससे, इस पहले वाले से, A1 A2 A3 से, B1 B2 B3 से, C1 C2 C3 से, ये इससे बन के आई है। तो मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। डिटर्मिनेंट्स है, हमने यहाँ पे क्या किया है, सारे एलिमेंट्स वही हैं, हमने केवल कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया है, तो उससे उसके जो फाइनल उसका वैल्यू आएगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी ये दोनों चीज़ें तो बराबर ही होंगी। हमें बस ये देखना था कि हम इस वाली चीज़ को इससे कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो हमने देख लिया। और फाइनल साइन भी हमारा पॉजिटिव में आया है, साइन में भी कोई परिवर्तन नहीं है, और डिटर्मिनेंट्स भी हमारा वही है। तो हमने ये दिखा दिया, जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखा था, हमने ये दिखा दिया कि ये दोनों कैसे बराबर हैं। अब ठीक उसी तरीके से आप ये दिखा दो यहाँ पे, ये दूसरा वाला इसके बराबर कैसे है। तो बस उसके बाद हम जान जाएंगे कि तीनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे। अब उदाहरण के तौर पे अगर मैं करना भी चाहूँ तो मैं देखिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ, मैं उसको लिखूँगा तो नहीं, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। देखिए ये वाली चीज़ यहाँ पे ये हुई। अब ये वाली चीज़ क्या होगी, सबसे ऊपर होगा सी वाले कंपोनेंट C1 C2 C3, और उसके नीचे होगा A1 A2 A3। इसको हम डिटर्मिनेंट्स में जब लिखेंगे, सॉरी थोड़ा मैं जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग मेरी उतनी अच्छी बन नहीं रही है, तो आप उस पर ध्यान न दे के जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। और सबसे नीचे है B1 B2 B3। अब यहाँ से इसको कैसे, सॉरी यहाँ से इसको कैसे बनाएं, तो उसके लिए सबसे सरल तरीका क्या है कि एक बार इसको इससे इंटरचेंज कर दीजिए, यानी यहाँ पे जो C1 C2 C3 है वो ऊपर आ जाएगा और B1 B2 यहाँ पे आ जाएगा बीच में। और एक बार इस वाले को जो यहाँ पे B1 B2 B3 आएगा उससे इंटरचेंज कर दीजिए।
तो A1 A2 A3 बीच में आ जाएगा और B1 B2 B3 जो यहाँ पे पहली बार के बाद इंटरचेंज करने पे आया था, जो सबसे नीचे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे 2 इंटरचेंज किए और इसी डिटर्मिनेंट से किए, तो मतलब वैल्यू में तो कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, डिटर्मिनेंट सेम ही डिटर्मिनेंट से, और इंटरचेंज भी आपने 2 बार किए हैं, तो साइन में भी कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो यहाँ से आप देखते हैं ये बराबर हो जाएगा इसके, और ये इसके बराबर पहले से है ही, तो ये भी इसके भी बराबर हो जाएगा, यानी ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब आज के लेक्चर में तो इतना ही हो पाएगा। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं यहीं पे रोकता हूँ। मैं कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो से मैं उसे बताऊँगा, और हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे। जैसा मैंने कहा था कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कुछ करता भी है कि नहीं करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज तो ये वीडियो थोड़ी लंबी खिंच गई है, तो हम उसके बारे में बात करें। उसके बाद फिर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात हुई हमारी, हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। और अगर टाइम रहा तो हम थोड़ा न्यूमेरिकल भी करेंगे, या उसके अगली क्लास में 2-4 इससे जो रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, उसको हम करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो होगा हमारा वो ग्रेडियंट होगा, उसको हम देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।